हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग हब। माय नेम इज़ अनिल। बच्चे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th का एक प्रैक्टिस पेपर कराने जा रहा हूँ बेटा, जो आप लोगों को टर्म 1 के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो बेटा, प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट टर्म के लिए 21-22 के लिए है, क्लास 11th, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इसको पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और टोटल 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स का पेपर होगा। आगे देख लो बेटा, इसमें क्या लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन में। इसकी जनरल इंस्ट्रक्शन कह रही है कि देयर आर टोटल 55 क्वेश्चन इन दिस पेपर। पेपर में 55 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे, यानी हमने पेपर को 3 सेक्शन में बांट रखा है। उसके बाद बेटा देखो, कह रहा है सेक्शन ए हैज़ 24 क्वेश्चन। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। इसी तरह बेटा सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 अटेंड करने हैं। इसके अलावा बेटा सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको केवल 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा 20 और 20, सेक्शन ए में आपने 20 अटेंड कर लिए, सेक्शन बी में आपने 20 अटेंड कर लिए और सेक्शन सी में आपने 5 अटेंड कर लिए। टोटल आपने 45 क्वेश्चन अटेंड कर लिए। आगे रहा ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर क्या था? यानी अभी तक आपने क्या जाना कि बेटा आपका जो पेपर आएगा, पेपर को, पूरे पेपर को उसने टोटल 55 मार्क्स का होगा, जिसको उसने 3 सेक्शन में बांट रखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में 24 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। और सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हर एक क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे, 1 मार्क्स नहीं होंगे बेटा, इक्वल मार्क्स होंगे, ये कह रहा है। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है रेफर्स टू एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या कह रहा है? एंटायर बॉडी ऑफ नॉलेज, एंटायर बॉडी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंटेंसी क्या किसे कहते हैं। तो अकाउंटेंसी मैंने बताया था कि सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ध्यान ना, अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज को हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो जिसे हम बोल रहे हैं बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो क्या कर रहा है, रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जो थियोरेटिकल नॉलेज है बेटा, जब मेरे पास आप पढ़ने आए तो मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने आपको अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट पढ़ाया और अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको क्या सिखाया? अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग की थियोरेटिकल नॉलेज दी, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो अकाउंटिंग की नॉलेज दी ने मैंने, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। ठीक है। तो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है। जब हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो अकाउंटिंग की नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। ठीक है। तो पहला आंसर इसका क्या होगा? देखो, ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बी अकाउंटिंग, सी अकाउंटेंसी और डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा बेटा? अकाउंटेंसी, यानी सी। ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, नीड इंफॉर्मेशन टू द पॉलिसीज एट द मैक्रो लेवल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। अच्छा, सब्सिडीज कौन देता है? गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है। पॉलिसीज कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट। हालांकि मैनेजमेंट भी बना सकता है, लेकिन क्या कर रहा है? मैक्रो लेवल पे। और सब्सिडीज देने के लिए तो मैनेजमेंट के लोग तो सब्सिडीज देते नहीं है। तो इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका आंसर क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट। तो देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। बेटा इसमें ऑप्शन ए था टैक्स अथॉरिटीज। तो टैक्स अथॉरिटीज जो है, को टैक्स अथॉरिटी जो होती है उसको हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, टैक्स की लायबिलिटी के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए। कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनको, वो हमें सब्सिडीज वगैरह तो देते नहीं। मैनेजमेंट के लोग हमारे बिजनेस के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसके लिए ज़रूरत होती है। और यहाँ पर क्या बोला था? नीड इन्फॉर्मेशन फॉर पॉलिसीज
एट मैक्रो लेवल एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज नीड इंफॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज एट मैक्रो लेवल एंड फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर बेसिक असम्पशंस। ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, बेसिक असम्पशंस है विच आर टेकन फॉर एनी बिजनेस एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड टू बी फॉलोड देम। ठीक है, आगे कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। ठीक है, किसी हम फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं बोलते। तो बेटा पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में आता क्या क्या है। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में एक आता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा आता है बेटा गोइंग कंसर्न, तीसरा आता है एक्रूअल। इन तीनों के अलावा अगर चौथा कोई ऑप्शन है तो वो नहीं है, वो हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन नहीं है। तो देखो गोइंग कंसर्न है ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी कंसिस्टेंसी ये भी है, सी एक्रूअल है, तो क्या नहीं है बेटा, डी मटेरियलिटी। ये हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन में नहीं आता। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है ड्यू टू विच प्रिंसिपल कंटीजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द बैलेंस शीट। पहला है डुअल एस्पेक्ट, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो बेटा देखो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑनेस्टली बनाना चाहिए, ईमानदारी से बनाना चाहिए, जितनी भी मटेरियल बातें हैं उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, सारी बातों का डिस्क्लोजर करना चाहिए, जो भी यूजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके वो सारी बातें हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हमें अपने बिजनेस अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ईमानदारी से ऑनेस्टली प्रिपेयर करना चाहिए। तो इसीलिए बेटा जो भी हमारे पास लायबिलिटीज वगैरह है, कंटीजेंट लायबिलिटी वगैरह, उसको भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्लियर हो गया। अब देखना कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 विच टाइप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ फ्रॉम दिल्ली टू दिल्ली। बेटा अगर हम दिल्ली टू दिल्ली सप्लाई कर रहे हैं, हमारा बिजनेस दिल्ली में है और हम दिल्ली में बेच रहे हैं, तो बेटा दो तरह के टैक्स लगेंगे, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। क्योंकि कौन सी सेल है, इंट्रा स्टेट सेल, विद इन द स्टेट। जब विद इन द स्टेट होती है तो दो तरह के सेल टैक्स लगते हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। तो आंसर इसका देखो, ए सेंट्रल जीएसटी लगेगा, यस, बी स्टेट जीएसटी ये भी लगेगा, लेकिन अकेले ऑप्शन है बेटा सी इंटीग्रेटेड जीएसटी, और डी देखो बोथ ए एंड बी। ए क्या है सेंट्रल जीएसटी और बी क्या है स्टेट जीएसटी, तो दोनों लगेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया था। अगला देखना बेटा विच रिटन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। अच्छा बेटा जब भी एक सेलर किसी को गुड्स बेचता है कैश में, तो बेटा वो ध्यान रखना जो बिल बनाता है उसका नाम होता है कैश मेमो। क्या बोलते हैं, कैश मेमो। तो जो रिटन डॉक्यूमेंट बनाता है कितने रुपए का माल बेचा, कितने रुपए में बेचा, कितनी क्वांटिटी है, कितना अमाउंट है, सारा डिस्क्रिप्शन देता है और एक रिटन डॉक्यूमेंट में, उसको हम बोलते हैं कैश मेमो, जब भी हम कैश में माल बेचते हैं। ठीक है, आगे रहे विच एक्ट्स एज एन एविडेंस फॉर बोथ सेलर एंड परचेजर। तो क्या नाम, आंसर देखो बेटा, पहला ए है कैश इन स्लिप, दूसरा है बी है कैश बिल, तीसरा है सी कैश मेमो और चौथा है डी वाउचर। तो कौन सा आंसर होगा बेटा, कैश मेमो, सी, ऑप्शन नंबर सी कैश मेमो। जब भी एक सेलर गुड्स को बेचता है कैश में, अगेंस्ट कैश, पैसा लेके कैश सामान देता है, तो उस केस में जो बिल बनाता है उसका नाम क्या होता है, कैश मेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा जब हम सप्लायर को गुड्स वापस कर देंगे, सप्लायर को यानी जिसने हमें सामान सप्लाई किया था, यानी क्रेडिटर, एसेट्स एंड डैश आर डैश बाई सेम अमाउंट। क्या लिखा है बेटा, देखो जब हम सप्लायर को गुड्स वापस करेंगे तो हमारे पास से गुड्स चला जाएगा, यानी एसेट कम हो जाएगी। एक तो एसेट कम हो जाएगी, वो तो लिखा हुआ है एसेट्स, और साथ में क्या होगा, लायबिलिटी कम हो जाएगी। लायबिलिटी कम होगी नहीं होगी, यस लायबिलिटी कम होगी, और गुड्स भी कम हो जाएंगी। अच्छा आगे क्या लिखा है, व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा जब मैंने सप्लायर को गुड्स वापस किए तो एसेट्स कम हो गई, पहले बात क्लियर। दूसरा लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो क्या लिखा है, एसेट्स डिक्रीज होगा क्योंकि स्टॉक जा रहा है, स्टॉक जा रहा है तो एसेट डिक्रीज होगा। दूसरा आप क्रेडिटर को पैसा देना है क्या, सप्लायर को पैसा देना है नहीं, तो लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एक तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी
एसेट डिक्रीज हो जाएगी, साथ में लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी, किस, बाय द सेम अमाउंट। तो क्या लिखा है, लाइबिलिटीज व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, लाइबिलिटीज एंड क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। कोई डाउट है तो बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। अच्छा, प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉन किया है फॉर पर्सनल यूज, ध्यान ना, ओनर कैश विड्रॉ करके घर लेके जा रहा है, ध्यान में। व्हाट कह रहा है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा बेटा, कैश विड्रॉ करके लेके जा रहा था, एक तो कैश माइनस यानी एसेट कम हो जाएगी, और दूसरा कैपिटल माइनस। ठीक है, ड्राइंग करने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो कैश माइनस और कैपिटल माइनस यानी एसेट डिक्रीज हो रही है और साथ में कैपिटल डिक्रीज हो रही है, ये वाला ऑप्शन ढूंढो। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये तो हो नहीं सकता। डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन कैपिटल, यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब कैश लेके जाएगा तो कैश के नाम की एसेट डिक्रीज हो रही है यानी एसेट डिक्रीज हो गई, और साथ में ड्राइंग कैपिटल को रिड्यूस कर दिया तो कैपिटल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर सेम फॉर बोथ लायबिलिटी एंड कैपिटल। यस बेटा, कैपिटल के लिए रूल क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो सेम रूल है, यस। तो आंसर इसका ट्रू है, ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्टली ट्रू, और डी है पार्सली फॉल्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, ए ट्रू। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पर। ठीक है बेटा, अभी तक तो सारे क्वेश्चन आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। कह रहा है ट्रांजेक्शन दैट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी स्पेशल जर्नल आर रिकॉर्डेड इन जर्नल कॉल्ड द। बेटा मैंने बताया था आप लोगों को, जिसका कोई नहीं उसका क्या, जर्नल प्रॉपर, याद है मैंने बताया कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी कैश बुक में। जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होगी, जितना भी हम कैश में गुड्स खरीदेंगे चाहे एसेट्स खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी, कैश बुक में। और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कहाँ चला जाएगा, परचेज बुक में। परचेज रिटर्न कहाँ चला जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न कहाँ चला जाएगा, सेल गुड्स बेचोगे क्रेडिट पे तो कहाँ पर जाएगा, सेल बुक में। और बेचा हुआ माल वापस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक में। बिल के थ्रू बिल माल खरीदोगे तो कौन सी बुक में, बिल्स पेबल बुक में। और बिल के थ्रू माल बेचोगे तो बिल्स रिसीवेबल बुक में। और बेटा जो बच गया, जो इनमें से किसी बुक में नहीं आता, वो कहाँ था, जनरल प्रॉपर में। तो ध्यान रखना, जो ट्रांजेक्शन स्पेशल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं आती, नहीं कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जो इनमें से किसी में नहीं आता, वो कहाँ जाती है, जर्नल प्रॉपर में। वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है, जनरल बुक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, जनरल प्रॉपर। कोई डाउट है तो बताओ। कॉन्ट्रा रेफर्स टू, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है। कॉन्ट्रा किसे कहते हैं, जो कैश बुक की बोथ साइड को इफेक्ट करे। ऐसी एंट्री जो कैश बुक की बोथ साइड को इफेक्ट करे उसे हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। जैसे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जिस एंट्री के अंदर कैश और बैंक दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उसे हम कॉन्ट्रा बोलते हैं, जो कैश बुक की बोथ साइड को इफेक्ट करे। देखो एंट्रीज दैट आर ओनली ऑन, कह रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, द एंट्रीज दैट आर मेड ओनली ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, तो ये तो गलत हो गया। एंट्रीज दैट आर मेड ओनली ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, ये भी गलत है। एंट्रीज दैट आर मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक, यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डी तो हो ही नहीं सकता नॉन ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, सी, एंट्रीज दैट आर मेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक। क्लियर हो गया था। अब देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 12, अंडर डैश सिस्टम a definite sum is given to a petty cashier in the beginning of certain period, an amount spent is reimbursed from time to time। बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इम्प्रेस सिस्टम, मैंने बताया था इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, जो मेन कैशियर होता है वो पैटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दे देता है, एस्टिमेट लगा के एक फिक्स अमाउंट दे देता है, और पैटी कैशियर क्या करता है, वो छोटे मोटे पैटी एक्सपेंसेस पे उन पैसों को खर्च कर देता है। और बेटा जितना उसने एक्सपेंस कर दिया पूरे मंथ में, उतना ही पैसा वापस मेन कैशियर उसको रिम्बर्स कर देता है, ताकि वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, और ऐसा सिस्टम वो हर महीने करता है, इसीलिए इसको इस वाले जितना हमने एक फिक्स अमाउंट अंदाजा लगा के एस्टिमेट करके जो फिक्स अमाउंट दिया, फिर उसको बोला कि आप पूरे मंथ पैटी
एक्सपेंसेस को पे करो, फिर उसने पे कर दिया, उसका जितना अमाउंट उसने स्पेंड किया उतना ओरिजिनल अमाउंट उतना पैसा हमने उसको फिर से दे दिया ताकि वो वापस ओरिजिनल अमाउंट पे चला जाए। इस सिस्टम को हमने क्या बोला था, इम्प्रेस सिस्टम, ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रेस सिस्टम। तो पहला ए है इसमें फाइनेंशियल, बी अकाउंटिंग, सी इम्प्रेस। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 12 का सी, इम्प्रेस सिस्टम। डी तो हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ प्रोप्राइटर पेज 5000 एज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस कैश। बेटा ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस पे करते तो हमने पढ़ा था क्या बोलते हैं उसको, ड्राइंग। तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसने पूछा है विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो ड्राइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखना आंसर हो जाएगा इसका डी, ड्राइंग्स। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है बेटा, ऐसा तो हमने बहुत सारी जनरल एंट्री में करा हुआ है पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अच्छा परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है बेटा, तो परचेज बुक में याद रखना क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, याद रखना गुड्स होना चाहिए और वो भी क्रेडिट पे होना चाहिए। परचेज बुक में रिकॉर्ड होने के लिए गुड्स होनी चाहिए और वो भी क्रेडिट पे होनी चाहिए। जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, गुड्स होनी चाहिए वो भी क्रेडिट पे। इसके अलावा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। अगर गुड्स कैश में खरीदा तो वो कैश बुक में जाएगा या जर्नल में जाएगा, ठीक है, परचेज बुक में नहीं आएगा। और एसेट का खरीदना, चाहे एसेट चाहे तुम कैश में खरीदो चाहे गुड्स में खरीदो, वो परचेज बुक में नहीं आता। तो याद रखना परचेज बुक में रिकॉर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए और वो भी क्रेडिट पे होना चाहिए। तो आंसर देख लो, कह रहा है कैश परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5000। कैश परचेज आएगा क्या परचेज बुक में, नहीं। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ ₹75,000। अच्छा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा, यस ये आएगा, लेकिन इसने बोला कौन सी चीजें नहीं रिकॉर्ड की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट रिकॉर्डेड, उसने नोट पूछा है। तो यार ना ऑप्शन नंबर ए, कैश परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5000 रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹3000 ऑन क्रेडिट, ये भी नहीं होगा क्योंकि बेटा क्रेडिट पे है लेकिन ये गुड्स नहीं है, क्या है, एसेट है। एसेट परचेज में रिकॉर्ड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 में कैश परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹5000 ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 3 में परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹3000 ऑन क्रेडिट ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया। और बेटा इसका आंसर हो गया, देखो ए कह रहा है ओनली फर्स्ट, नहीं, बी ओनली सेकंड एंड थर्ड। तो बेटा सेकंड तो रिकॉर्ड होगा क्योंकि सेकंड में क्या है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स तो परचेज में रिकॉर्ड होता है, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों कहाँ पर है, फर्स्ट और थर्ड, सी में देखो फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड रिकॉर्ड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया बेटा आपका इसका आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ XYZ इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड परचेज 20 टीवी एट द रेट ऑफ 2000 पर पीस। बेटा उन्होंने कितने टीवी खरीदे हैं, 20 टीवी खरीदे हैं, एक टीवी 2000 रुपये का। अच्छा अगर 20 टीवी खरीदेंगे, उन्होंने 20 टीवी खरीदा है, एक टीवी 2000 रुपये का, तो 20 टीवी कितने हो गए, 40,000 रुपये के। सिंपल सी बात है, 40,000 रुपये। अच्छा उसके बाद बेटा कह रहा है 15 टैब खरीदे, 15 टैब रिकॉर्डर खरीदे, कह रहा है 15 टैब रिकॉर्डर एट द रेट ऑफ 12,500 पर पीस। बेटा एक पीस, ठीक है, एक पीस जो है तुम्हारा 12,500 रुपये का है, 12,500 का एक पीस है, टोटल 15 पीस, तो मल्टीप्लाई कर लो इससे। तो 12,500 और इंटू 15 तो कितना जाएगा, 1,87,500, 1,87,500 मल्टीप्लाई करके देख लो। ठीक है बेटा, तो दोनों कितना हो गया, दोनों हो गया तुम्हारा आपका 2,27,500, ठीक है, 2,27,500। ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन आगे
देयर वॉज अ ट्रेड डिस्काउंट, देयर वॉज अ ट्रेड डिस्काउंट 20%। अब बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लो, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट किस पे लगेगा, दोनों की टोटल पे, ठीक है। एक गुड्स हमने खरीदा 40,000 रुपये का, एक खरीदा 1,87,500 का, और उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा 20%, तो 20% निकाल दो इसका, 20% इसका ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा। अब 45,500 माइनस कर दो बेटा, 45,500 इसमें से माइनस कर दो, 45,500 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 1,82,000, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो इसका आंसर बेटा होगा डी, 1,82,500। क्लियर हो गया। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया बेटा, पहले मैंने क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो पहले 20 टीवी खरीदे 2,000 के, तो कितना हो गया 40,000 रुपये। फिर 15 टैब रिकॉर्डर खरीदे उसने 12,000 रुपये के हिसाब से, तो हो गया 187 का, दोनों का टोटल ले लिया, उसमें मैंने 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा दिया, तो 1,82,000 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया डी, 1,82,000। कोई डाउट है तो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक कॉज बाई, भाई कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है, हमारी कैश बुक पासबुक से मैच नहीं करती। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक कॉज बाई, भाई हमारी कैश बुक पासबुक से मैच नहीं करती। टाइम डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यस, कई चीज़ें कैश में रिकॉर्ड हो जाती है, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाती। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। आगे कह रहा है एरर मेड बाय द बिजनेस और बाय द बैंक, या तो हमने कोई गलती कर दी तो भी मैच नहीं होगा, या बैंक ने कोई गलती कर दी तो भी मैच नहीं होगा। तो क्या करें, इसका आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड होगा बेटा, दोनों सही है, दोनों की वजह से गलतियां हो सकती हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। अगर है व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अच्छा बैंक से पैसा निकालोगे तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर, किस, व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक द बैंक अकाउंट ऑफ द कस्टमर, बैंक कस्टमर के अकाउंट को क्या करता है बेटा, हम तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम एंट्री क्या करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन बैंक क्या करेगा, बैंक का कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक तो हमारे नाम को डेबिट करेगा ना, बैंक ने हमारे नाम का लेजर बना रखा है, तो बैंक हमारे नाम को क्या करेगा डेबिट, तो क्या लिखा है, द बैंक डेबिट द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, बैंक कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेगा। याद करो मैंने बीआरएस में बताया था कि बैंक हमारे नाम का लेजर बनाता है, और जब भी हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक हमारे खाते को क्या कर देगा डेबिट। ठीक है, पासबुक में डेबिट हो जाएगा तो यानी कम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है रेफर्स टू राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, फ्रेंचाइज, गुडविल विच हैव यूटिलिटी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बेटा यार ना मैंने बताया था आप लोगों को, जब हम इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल वगैरह को राइट ऑफ करते हैं, गुडविल वगैरह की कॉस्ट को राइट ऑफ करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो ए ऑप्शन डेप्रिसिएशन नहीं, बी डेप्रिसिएशन नहीं, सी एमोर्टाइजेशन यस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, डैश इज द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। ठीक है भाई, जब असेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, जैसे जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब मैं इस कैमरे की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसको मैं क्या बोलूँगा स्क्रैप वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका स्क्रैप वैल्यू ए। ठीक है, स्क्रैप आंसर क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू इज द एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट्स एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। क्लियर हो गया, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 का देखो, ऑफ एन एसेट इट इज एस्टिमेटेड इकोनॉमिक या कमर्शियल लाइफ ऑफ द असेट्स। तो बेटा देखो मेरे इस कैमरे की इकोनॉमिक लाइफ या कमर्शियल लाइफ कितना होगा, जितनी इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होगी, जितने साल मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा।
ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, आंसर क्या होना चाहिए इसका, यूजफुल लाइफ, ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक या कमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक या कमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट। एसेट की जो यूजफुल लाइफ होती है उसी को इकोनॉमिक लाइफ या कमर्शियल लाइफ बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं बेटा, फिजिकल लाइफ, रेजिडुअल लाइफ, नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द बैलेंस ऑफ सेल्स कॉलम इन सेल बुक 90,000। अच्छा, हमारे सेल बुक में बैलेंस कितना है, 90,000। इफ 3,000 इज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर, अच्छा डेटर से 3,000 रुपये मिल गया, व्हाट विल बी द बैलेंस इन सेल्स। बेटा डेटर से हमारे को 3,000 मिल भी गया तो उससे सेल बुक पे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। हमने जो सेल बुक मेंटेन करी है, तो सेल बुक में अगर हमारा सेल का बैलेंस 90,000 है, ये मेरी सेल बुक है, तो बेटा डेटर से मिलेगा तो डेटर कम होंगे ना, डेटर से पैसा मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डेटर की क्रेडिट साइड में बाई कैश आ जाएगा ना। डेटर अगर 90 के थे तो डेटर से 3,000 मिल गए, तो डेटर कितने के बचेंगे, 87 के। लेकिन सेल बुक में तो 90 रहेगा। क्लियर हो गया। व्हाट विल, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द बैलेंस इन सेल बुक में 90 रहेगा। ठीक है, इसे आपको क्वेश्चन बेवकूफ़ बना रहा है। आंसर क्या होगा इसका, आप कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज होगी तो ये आसानी से कर लेगा बच्चा। सेल बुक का बैलेंस 90 रहेगा, सेल बुक में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया। आगे कह रहा है पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड एज। मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि एसेट को खरीदते टाइम जो भी खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, वो और एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, उसको कैपिटलाइज कर दिया जाता है। तो याद रखना, अगर हमने एसेट को इंस्टॉल कराया, उस पर कोई वेजेस वगैरह पे की, तो वो वेजेस अकाउंट खोला नहीं जाएगा उसके लिए, एसेट अकाउंट में ही डेबिट होगा। यानी जिस एसेट पे हमने इंस्टॉल किया, हमने मशीनरी पे खर्चा किया है, मशीनरी को इंस्टॉल कराने में वेज पे की, तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर क्या तक, तो डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। एंट्री क्या होगी इसकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो डेबिट अकाउंट, डेबिट मशीन अकाउंट एंड क्रेडिट कैश अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। अच्छा, इसमें से कौन सी करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होता है बेटा, जो विद इन 12 मंथ में पे किया जाना होता है। बिल्स पेबल ये भी विद इन 12 मंथ में पे किया जाना होता है, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर बेटा कंपनी पब्लिक से लोन लेती है, बदले में सर्टिफिकेट बना के दे देती है, उसे डिवेंचर बोलते हैं। और ये मोर देन 12 मंथ्स के लिए इशू किए जाते हैं, ज़्यादा समय के लिए इशू किया जाता है। इस डिवेंचर का जो रिडम्पशन का टाइम होता है, जो डिवेंचर की रीपेमेंट का पीरियड होता है, वो 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए होता है। ठीक है, लंबे समय का लोन होता है ये। ठीक है, तो याद रखना ये करंट लायबिलिटी नहीं होता। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे की जानी होती है, तो ये करंट लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, डी क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी होता है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, सी। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, विच ऑफ दीज इज और आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, सीए इंस्टीट्यूट जो हमारा है, उनने गाइडलाइंस कुछ गाइडलाइंस इशू कर रखी है, जो हमें कुछ रूल्स फ्रेम कर रखे हैं, जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं वाइल डूइंग अकाउंटिंग, ताकि हमारी अकाउंटिंग सिमिलर लगे। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर वे में प्रेजेंट हो सके। ठीक है, तो क्या लिखा है, विच ऑफ दीज इज या आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कह रहा है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, जाहिर सी बात है, अगर हम सीए इंस्टीट्यूट ने जो गाइडलाइंस इशू कर रखे हैं, जो रूल्स फ्रेम कर रखे हैं, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटर वे में प्रेजेंट होगी। और उसके बाद मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस विद एन एम टू एलिमिनेट देम टू पॉसिबल eliminate them to possible extent। यस मैम, यस बेटा, यस बेटा। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। यस भाई, हर अकाउंटेंट अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है। ठीक है, हर इंसान अपने सोच की समझ के हिसाब से पॉलिसी अगर फॉलो करेगा तो जाहिर सी बात है हमारी अकाउंटिंग बहुत ही डाइवर्स होगी। ठीक है, और हम चाहते हैं वो मिनिमाइज हो, एक जैसी लगे, सिमिलर लगे, यूनिफॉर्मिटी हो। अच्छा, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं इससे। ठीक है,
तो ये भी बी ऑप्शन। आगे सी कह रहा है एनहांस द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर लोग ज़्यादा रिलाई करें, ज़्यादा विश्वास करें। तो तीनों ऑल ऑफ द, यानी आंसर डी सही होगा। सारी बातें फाइनेंशियल, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो ये सारी बातें फुलफिल हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या कह रहा है? इफ गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज चैरिटी। अच्छा, हमने 25,000 रुपये की गुड्स दान में दे दिए, तो एंट्री तो पहले सुन लो। एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो चैरिटी डेबिट होगा और परचेज क्रेडिट होगा। ठीक है। देन वाइल पासिंग जनरल एंट्री, परचेज अकाउंट इज डेबिटेड विद 25,000 एंड चैरिटी अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 25,000। तो ये तो गलत हो गया बेटा, चैरिटी तो डेबिट होना चाहिए। आगे चैरिटी अकाउंट इज डेबिटेड विद 25,000 एंड परचेज अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 25,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स रिलायबिलिटी, यस, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, तीनों बेटा मैंने पढ़ाया था आपको। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटेटिव फीचर्स पूछ लो तो रिलायबिलिटी भी होती है, रेलिवेंस भी होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होता है, कंपेरेबिलिटी भी होती है। तो ये इसने ऑप्शन ए रिलायबिलिटी बोल रखा है, बी रेलिवेंस, सी अंडरस्टैंडेबिलिटी। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई जाती है वो अकाउंटिंग में क्रम वो रिलायबल होना चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ऑल ऑफ द अबव। आंसर नंबर डी। कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सटर्नल यूजर्स इंक्लूड्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आता है बेटा? इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। यस, इन्वेस्टर बेटा जिन्होंने पैसा हमारी कंपनी में लगा रखा है, और पोटेंशियल इन्वेस्टर जो हमारी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं। ये आउटसाइडर है, एक्सटर्नल है, ध्यान में, बाहर के लोग। लेंडर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडर जो हमें उधार देते हैं, जो हमें उधार लोन वगैरह देते हैं, पैसा उधार देते हैं, लेंडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी आउटसाइडर है। अच्छा, एक्सटर्नल यूजर है। सप्लायर एंड क्रेडिटर, ये भी एक्सटर्नल यूजर है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या लिखा, सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल एंड यूनियन टेरिटरी GST is applicable in such a way that if the prescribed rate is 18%, ठीक है, GST will be levied by central and state, GST will be levied by the union territory। बेटा जितना भी होगा उसका आधा कर देंगे। रेट कितना है? 18%। तो याद रखना, यूनियन टेरिटरी में और स्टेट में क्या होता है, अगर मान लो GST का रेट 18% हो तो 9% CGST, 9% SGST। ये ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कोई डाउट है तो आगे देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बेटा कैपिटल सेम अमाउंट से इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाती है, कौन सी ट्रांजेक्शन से? तो ध्यान रखना बेटा, जब हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट देते हैं, जब हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट देंगे, सॉरी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे, जब ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं तो एक बार कैपिटल में प्लस हो जाता है, एक बार माइनस हो जाता है। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें ऑप्शन देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऑप्शन होना चाहिए। और जब भी हम ओनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, बिजनेस की इनकम कैपिटल में जाके जुड़ जाती है, इसलिए प्लस। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक ओनर के लिए खर्चा है, ओनर की कैपिटल में से माइनस। ठीक है, ओनर क्या कैपिटल में से निकाल लो, तो कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार कैपिटल में प्लस हो जाता है, एक बार माइनस हो जाता है। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब ओनर को देंगे तो हमारे लिए खर्चा है, तो कैपिटल में से माइनस, बिजनेस के खर्चे कहाँ से माइनस होता है? कैपिटल में से, और ओनर को मिल रहा है इसलिए कैपिटल में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली दो आंसर हो गए इसके, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो देख लो। तो कह रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, बाय व्हाट अमाउंट विल, कह रहा है बाय व्हाट अमाउंट विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड विद इफ रिया बाइज गुड्स एट अ लीस्ट प्राइस 1 लाख फ्रॉम मैरी लेस 20% डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 50% बाय चेक।
कह रहे हैं बाई वट अमाउंट विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट किया जाएगा? तो बेटा जितने रुपए का आपने सामान खरीदा लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितने रुपए का सामान खरीदा आपने सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और लेस कर दो 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। 20,000 माइनस कितना है? 80,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 80,000 से। सीधा सीधा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 80,000। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इफ एन ओल्ड अमाउंट रिटर्न ऑफ। अच्छा, हमने कोई पुराना पैसा राइट ऑफ कर रखा है एज बैड डेट्स। अच्छा, एक बारी बैड डेट्स बोल दिया है हमने, एंट्री पास करके बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। हमने एंट्री पास करके बैड डेट्स टू डेटर, पुराना किसी से पैसा लेने होगा उसको हमने राइट ऑफ कर रखा है, हटा रखा है, डेटर की लिस्ट से हटा रखा है। इज रिकवर्ड, वो हमें वापस मिल जाता है। जब डूबा हुआ पैसा मिल जाता है तो उसे बेटा हम नई इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान रखना। जब डूबा हुआ पैसा मिल जाता है तो उसे हम नई इनकम मानते हैं और उसके लिए एंट्री पास की जाती है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ध्यान रखना, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रिएट करेंगे, इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। देन व्हाइल पासिंग जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज क्रिएटेड। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं बेटा। आगे, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट 2,50,000। एक हमने एसेट खरीदी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2,50,000। फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए 25,000। तो 2 लाख प्लस बेटा एसेट को खरीदते टाइम जो भी खर्चे किए जाते हैं वो एसेट की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, कैपिटलाइज कर देंगे। तो 2,50,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा? 2,75,000। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर। एसेट की लाइफ कितनी है? 10 ईयर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? 50,000। तो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, एज्यूमिंग दैट द एसेट इज परचेज ऑन 1 जनवरी 2021। मानते हुए कि एसेट 1 जनवरी 2021 को खरीदी गई थी। तो बड़ा आसान है बेटा, पहले तो 2,50,000 प्लस 25,000 दोनों को जोड़ लो तो कितना आ गया? 275। 275 में माइनस कर दो स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000। डिवाइड कर दो लाइफ से, लाइफ कितनी है? 10। तो 275 में से 50,000 गया तो कितना गया? 225। 225 को डिवाइड कर दो आप 10 से। तो 22,500 आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए 22,500। कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, कह रहा अंडर डैश मेथड अ फिक्स एंड इक्वल अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट्स। बेटा ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो मैंने प्रॉपर इसकी थ्योरी भी लिखवाई है। ध्यान, एसेट जब हम एसेट पे डेप्शन लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन का अमाउंट क्या होता है? पहली साल ओरिजिनल कॉस्ट पर निकालते हैं और वही अमाउंट हर साल लगाते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्शन का अमाउंट हर साल सेम होता है ड्यूरिंग द ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है। जब तक एसेट यूज होगा सेम अमाउंट डेप्रिसिएशन का लगता रहता है। तो कौन सा मेथड हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। आंसर ए ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बेटा, नील लिमिटेड डील्स इन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फर्नीचर। अच्छा, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ फर्नीचर, अगर उसका फर्नीचर का खरीदने बेचने का बिजनेस है तो फर्नीचर इसके लिए क्या हो गया? गुड्स। हियर फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट फॉर नील लिमिटेड, इंटेंजिबल एसेट फॉर नील लिमिटेड, गुड्स फॉर नील लिमिटेड। आंसर नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। उसके देखो 34 के बाद 35 देखो, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री इफ सैलरी ऑफ ₹25,000 इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा, सैलरी आउटस्टैंडिंग होती है तो एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी खर्चा तो है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रूल कहते हैं एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी, अब देख लो ऑप्शन ए कह रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू सैलरी 25,000, तो गलत है, सैलरी डेबिट होनी चाहिए।
सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश 25,000, ये भी नहीं हो सकता, पे थोड़ा ना कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। सैलरी अकाउंट डेबिट 25,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या लिखा है? द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1500, द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 1500। अच्छा, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, डेबिट बैलेंस नहीं। कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। तो अगर हम BRS बनाएंगे तो इसको माइनस वाली साइड में रखेंगे, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। आगे कह रहा है चेक फॉर रुपीज 400 वर डिपॉजिट बट वर नॉट कलेक्टेड। अच्छा, एक छोटी सी कैश बुक बना लो और एक छोटी सी पासबुक बना लो। अब बताओ चेक ऑफ रुपीज 400 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अच्छा, डिपॉजिट कराया होगा, जब मैंने चेक ले जाके बैंक में जमा करा होगा तो मैंने अपनी कैश बुक को बढ़ा लिया होगा 400 से, लेकिन पासबुक में कलेक्ट नहीं हुए। जब कलेक्ट नहीं हुआ तो क्या पासबुक में बढ़ेंगे? नहीं। किसको देख के चल रहे? पासबुक बढ़ी क्या? नहीं। पासबुक 400 रुपये से कम है, हम भी अपने बैलेंस को क्या कर देंगे? कम, यानी माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, द चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। 3 चेक है बेटा, 100 रुपये का, एक 125 रुपये का, एक 50 रुपये का। तो तीनों चेक हमने इशू करे हैं, तो कितना हो गया टोटल? 100 प्लस 125 225 प्लस 50 275, 275 रुपये का हमने चेक काटा है। और जब हम चेक इशू करेंगे, चेक बना के देंगे, तो अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे? कम। कैश बुक कम हो गई। आगे क्या है? एक क्वेश्चन कह रहा है बट नॉट प्रेजेंटेड, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अच्छा बताओ, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या बैंक पेमेंट करेगा? नहीं, तो बैंक से पेमेंट नहीं हुई। किसको देख के चल रहे? पासबुक में कम हुए क्या? 275 पासबुक में कम हुए? नहीं, कैश बुक में कम हो गए। किसको देख के चल रहे? पासबुक को। पासबुक 275 से बड़ी हुई तो हम भी बढ़ा देंगे। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1900, 1500 और 400, 1900 माइनस 275, तो आंसर आ जाएगा 1625। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय स्टेटमेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 40,000। अच्छा बेटा, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में कैश लगाएंगे 1 लाख तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, गुड्स देंगे तो गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट? स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 40,000, और टू कैपिटल कितना? 1,50,000। तो एक तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, एक स्टॉक अकाउंट इफेक्ट होगा और एक कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखो किसमें, ऑप्शन नंबर ए कैश एंड कैपिटल। नहीं, 3 चीजें, 3 अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, कैश, स्टॉक एंड कैपिटल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय डेटर इन बैंक 20,000। एक हमारा डेटर था, सीधा उसने हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया, ठीक है। आगे कह रहा है हाउ विल इट बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ए बैलेंस एज पर कैश बुक इज टेकन एज बेस। अच्छा, बैलेंस एज पर कैश बुक को हम बेस मानेंगे। हमने कैश बुक से स्टार्टिंग करी है तो किसको देखेंगे? पासबुक को। पासबुक में क्या है? कस्टमर ने सीधा जमा करा दिया, पासबुक बढ़ गई तो हम भी अपने बैलेंस को बढ़ा देंगे, तो ऐड कर देंगे। तो कौन से बैलेंस में ऐड कर देंगे? कैश बुक के बैलेंस में। 20,000 विल बी एडेड, पहला ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 20,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैलेंस एज पर कैश बुक, गलत है, ऐड होगा। 20,000 विल बी एडेड द बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में थोड़ा ऐड होगा, कैश बुक में ऐड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी देखो, 20,000 विल बी एडेड टू द बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। कोई डाउट है तो बताओ। डी नन ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर
फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। अच्छा, बिजनेस से गुड्स निकाल के पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है, तो एंट्री हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज यूज। विल बी रिकॉर्डेड परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। तो बेटा कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? जनरल प्रॉपर में। जब भी ऑनर पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले जाएगा तो एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में। जनरल कोई जनरल प्रॉपर बोलते हैं। आगे कह रहा है एज पर दिस कंसेप्ट अंडर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एजम्पशन। कह रहा है एज पर दिस कंसेप्ट अंडर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड एजम्पशन बिजनेस इज अज्यूम्ड टू बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम in future and there is no intention of closing it, which concept is highlighted here। कौन सा कंसेप्ट हाईलाइट हो रहा है? तो ध्यान रखना बेटा, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है? बिजनेस चलता रहेगा, तो कब तक चलेगा पता नहीं। तो याद रखना गोइंग कंसर्न एजम्पशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस नियर फ्यूचर में चलता रहेगा, ना तो कोई नेसेसिटी है ना तो कोई ऐसी मजबूरी है कि हम बिजनेस को बंद करेंगे। तो याद रखना कौन सा कंसेप्ट हो गया? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। पहला ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, बी गोइंग कंसेप्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे एक्रूवल कंसेप्ट वो तो हो नहीं सकता, नन ऑफ द। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? असेट को उसके एक्वायर्ड प्राइस पे, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। एन असेट बोर्ड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड, जिस प्राइस पे आपने उसको एक्वायर किया है। ठीक है, तो असेट को उसके एक्वायर्ड प्राइस पे, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। आगे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विच इज प्रिवेलिंग इन मार्केट हायर ऑफ ए एंड बी, ये सब रॉन्ग है। किस पे? असेट को उसके, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है असेट को उसके एक्वायर्ड प्राइस पे, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए। क्लियर क्या था? क्वेश्चन नंबर 42 देखो बेटा, कह रहा है द जूनियर अकाउंटेंट इन अ फॉर्च्यून 500 कंपनी डिसाइडेड टू ओमिट द पैसा इन अ सर्टेन फिगर। ठीक है, वो कह रहा है जो पैसों में फिगर है उसको ओमिट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, भूल रहा है। ठीक है, एंड शोड द राउंडेड ऑफ फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसने क्या किया? उसने पैसे को राउंड ऑफ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाया। यानी फॉर्च्यून 500 कंपनी का एक अकाउंटेंट है जिसने क्या किया कि पैसों में जो अमाउंट था राउंड ऑफ करके लिख दिया। द एक्ट वॉज फाउंड टू बी करेक्ट बाय सीनियर अकाउंटेंट बिकॉज ऑफ, कौन सा कंसेप्ट बोलता है बेटा? मटेरियल कंसेप्ट। या मटेरियल, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी क्या कहते हैं कि भाई अपनी फाइनेंशियल सिस्टम में मटेरियल बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को, जरूरी बातों को रिकॉर्ड करना है। 25 पैसे 50 पैसे का अगर इग्नोर भी जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको मटेरियल बातें, इंपॉर्टेंट बातें रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला है ए, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर नहीं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट नहीं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल यस, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कॉस्ट इन सेम पीरियड एज एसोसिएट रेवेन्यू इज कॉल्ड। भाई सेम पीरियड के रेवेन्यू को सेम पीरियड के एक्सपेंसेस से मैच करना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, हमने पढ़ा था मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि सेम पीरियड में जो हमने रेवेन्यू कमाया उसी पीरियड रेवेन्यू को कमाने के लिए जो खर्चे हैं उसको कंपेयर करो। सेम पीरियड के खर्चों को सेम पीरियड से कंपेयर करोगे तो आपको करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस का पता चलेगा। ठीक है, तो आंसर इसका होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट प्रिंसिपल, बी डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, सी फुल डिस्क्लोजर और डी क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैचिंग प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन नंबर डी। 44 देखो, इन डैश अनपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन डैश अनपेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बेस्ड अकाउंटिंग, बी एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग, बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेटा अनपेड एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड किए जाते हैं कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करते हैं? कैश बेसिस में। कैश बेसिस में, एक्रूअल बेसिस में? एक्रूअल बेसिस में बेटा। देखना, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? कैश बेसिस में हम कैश की रिसीट, कैश हाथ में आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। ये बात इमेटेरियल लगी भाई कौन सी पीरियड से, पिछले साल का मिला तब भी रिकॉर्ड करेंगे, करंट ईयर का मिला तो भी रिकॉर्ड करेंगे, कैश रिसीव होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड करेंगे। और बेटा जो एक्रूअल कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि करंट पीरियड के सारे खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, चाहे वो रिसीव पे हो या ना हो।
इस पीरियड में खर्चे हमने इनकर किए थे, तो अगर वो सेम अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे हैं तो वेदर पेड और नॉट उसको रिकॉर्ड करना है। इसी तरह सेम पीरियड की इनकम है, अगर हमारा राइट टू रिसीव इनकम हो गया है, ठीक है, हमारा राइट इस्टेब्लिश हो गया, तो अगर वो सेम पीरियड की इनकम है वेदर रिसीव और नॉट रिकॉर्ड करना चाहिए। तो क्लियर हो गया? कौन सा कंसेप्ट कहता है बेटा? ये एक्रूअल कंसेप्ट कहता है, और हम यहाँ पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितनी इनकम रिसीव हो गई सेम पीरियड की वो भी लेंगे, जो नहीं रिसीव हुई वो भी लेंगे। इसी तरह सेम अकाउंटिंग पीरियड के खर्चे जो पे हो गए वो भी लेंगे, और जो पे नहीं हुए वो भी लेंगे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है एवरीथिंग इन अ, कह रहा है एवरीथिंग अ फर्म ओन्स, ठीक है, एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओज टू समबडी। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें एक फर्म ओन करती है, जितनी भी एसेट्स उसके पास है, इट ऑल्सो ओज टू समबडी, वो साथ साथ में उतना ही पैसा मेरे को किसी को देना भी होगा। कैसे? जैसे मान लो इस बिजनेस में जितनी भी एसेट्स लगी है, मान लो 10 लाख रुपए की एसेट लगी है, तो 10 लाख रुपए या तो ओनर ने लगाई होगी तो ओनर को देना होगा, या किसी से उधार खरीद के लगाया होगा तो उनको पैसा देना है। तो जितना बिजनेस के अंदर एसेट्स होती है उतना बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी भी होती है। दिस को एग्जिस्टेंस इज एक्सप्लेन बाई एक्रूअल कंसेप्ट। नहीं बेटा, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। यस, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में क्या होता है बेटा, मैंने बताया भी था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का जो चैप्टर है वो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से ही इसका जन्म हुआ है। ध्यान में, जितना असेट्स होगी तो साथ में उतनी लायबिलिटी भी होगी, ठीक है, क्योंकि या तो आपने खुद का पैसा बिजनेस में लगाया होगा तो असेट आएगी, साथ में कैपिटल आएगी, या कर्जा लेके लगाया होगा तो असेट आएगी, साथ में लोन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इज लेविड इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बेटा इंटर स्टेट का मतलब होता है अदर स्टेट। अगर मैं दिल्ली में हूँ और मैं दिल्ली से यूपी में मैं माल बेच रहा हूँ, मैं पंजाब में माल बेच रहा हूँ, मैं हरियाणा में मैं माल बेच रहा हूँ, मैं गुजरात में माल अदर स्टेट में सप्लाई करते हैं, तो एक ही टैक्स लगता है बेटा, IGST, ठीक है। सेंट्रल GST, स्टेट GST, यूनियन टेरिटरी GST और इंटीग्रेटेड GST, IGST जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, इन मेजरमेंट व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जब मैंने आप लोगों को प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर मनी की टर्म में मेजर करेंगे। तो मेजर करेंगे तो कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन को मेजर करेंगे, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। बेटा क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स को तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता। जैसे हमारा ओनर बीमार हो गया, ओनर की बीमारी को हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, एम्प्लॉय की हार्डवर्क को, मैनेजमेंट की हार्डवर्क को हम पैसों में मेजर कर सकते हो, पॉलिटिकल सिचुएशन को हम पैसों में मेजर कर सकते हैं, नहीं। तो कौन सी टाइप की, क्वांटिटेटिव। तो ध्यान लिखा है, इन मेजरमेंट व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्वालिटेटिव तो हम इग्नोर कर देता है, ये अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि वो क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 47 का। 48 देखो, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न, जब खरीदा हुआ गुड्स वापस कर देंगे तो कौन सा रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न, या इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड टू द सप्लायर। These returns are termed as return inward, carries inward, return outward। ऑप्शन नंबर सी, 48 का सी। कोई डाउट है तो बताओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा आगे देखो बेटा, सेक्शन सी। और सेक्शन सी में बेटा आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 49 लिखा है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज assertion A एंड रीजन R। assertion A क्या कर रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। यस बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, ये बात तो क्लियर है, करेक्ट एकदम। रीजन आर क्या कर रहा है, करंट असेट्स इन्वॉल्व्स, करंट असेट इन्वॉल्व्स असेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यस बेटा, ये भी सही है। करंट असेट वो असेट होती है जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती है। एज वेल एज असेट्स फॉर विच सर्विसेज और बेनिफिट विल बी अवेलेबल against these assets
विदाउट फर्दर पेमेंट। जैसी बात है बेटा, अगर आपने एडवांस में पैसा दे रखा है तो फ्यूचर में आप सिर्फ सर्विस लोगे, पेमेंट दोबारा से करोगे क्या? नहीं, तो करेक्ट है। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बेटा अजर्सन ए भी सही है और रीजन आर भी करेक्ट है, तो यानी ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। और बेटा अजर्सन रीजन में यही देखना होता है कि पहले तो आप ये देखोगे कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अच्छा, ट्रू है तो क्या जो रीजन है वो उसका करेक्ट रीजन है। तो यस, इस वाले क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीजन भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 देखो क्या लिखा है, देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर। असर्शन में क्या कर रहा है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट टू रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पोजीशन। ठीक है बेटा, डेफिनेट है भाई, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर दिखाना चाहते हो, सही सही वैल्यू दिखाना चाहते हो असेट्स की, तो आपको डेप्शन लगाना पड़ेगा। ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। आगे रहा है, इफ डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स इज नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, अगर असेट पे डेप्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, देन असेट्स विल बी ओवर वैल्यू, तो असेट की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी। जाहिर सी बात है, अगर असेट पे डेप्शन नहीं दिखाओगे तो बैलेंस शीट में जो असेट शो हो रही होगी वो ओवर वैल्यू, ज़्यादा प्राइस पे शो हो रही होगी, और वास्तव में उसकी मार्केट में उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, मार्केट प्राइस उसका कम होगा। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। और इसका भी बेटा क्या असर्शन सही है, करेक्ट है, यस। अच्छा, रीजन सही है, यस। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यस, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन भी सही है, तो बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। ऑप्शन ए 50 का भी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्लियर क्या? अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 51, मैच द कॉलम 1 कॉलम 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा देखो, बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग का खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एसेट को एक्वायर करने के लिए, एसेट को खरीदने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो ए का हो गया थर्ड। उसके बाद बेटा देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे होते हैं जिसका बेनिफिट केवल 1 साल तक मिलता है। मैंने एक बारी इस साल की एम्प्लॉय को सैलरी पे करी है तो इसी साल तक एम्प्लॉय से काम कराऊंगा। ठीक है, इस साल का रूम का रेंट पे किया है इस साल तक का, तो इसी साल तक मैं बेनिफिट ले पाऊंगा। तो ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट केवल 1 साल तक मिल पाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लार्ज अमाउंट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। मैंने बताया था ना, बाइजू वाले शाहरुख खान से ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, उसका बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। ह्यूज अमाउंट, 5 करोड़ 4 करोड़ रुपए देते हैं। तो जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कोई ऐड वगैरह पे ह्यूज अमाउंट खर्च करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो देख लो बेटा, फर्स्ट का होना चाहिए थर्ड, फर्स्ट का थर्ड देखो किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। और सेकंड का फोर्थ होना चाहिए, यस, और सी का फर्स्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द कॉलम, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 देखा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। अच्छा, परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा, गुड्स खरीदोगे कैश में तो असेट इंक्रीज होगी और असेट डिक्रीज होगी। ध्यान रखना, यहाँ क्या लिखा है? असेट इंक्रीज, असेट डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज। तो ए का हो गया, ए का हो गया थर्ड। कैपिटल ब्रॉट इन, कैपिटल खरीदोगे, कैपिटल लगाओगे तो कैपिटल भी बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा। असेट एंड कैपिटल विल डिक्रीज इंक्रीज, असेट एंड कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक है, पेड रेंट, रेंट पे करोगे तो असेट भी घटेगा और कैपिटल भी घटेगी। तो आप देख सकते हो, आप फर्स्ट का थर्ड, ए का थर्ड, और फिर उसके बाद बी का फोर्थ और सी का सेकंड। तो ऑप्शन
ए हमारा करेक्ट है, आगे सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक?